लाइव सर। सर ओके टू स्टार्ट। सर ओके टू स्टार्ट। श्योर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर भावे, आज की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आयोजकों की समिति, उनकी ओर से सारे श्रोताओं का, सारे दर्शकों का लाइव सर। नेशनल एपिलेप्सी सर डे। ओके टू स्टार्ट। सर ओके टू स्टार्ट। आई हैव स्टार्टेड एक्चुअली। ठीक है, आई स्टार्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर भावे, आज की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आयोजकों की समिति, उनकी ओर से सारे श्रोताओं का, सारे दर्शकों का लाइव सर। राइट, नेशनल एपिलेप्सी डे। ओके टू स्टार्ट। राइट। सर ओके टू स्टार्ट। नमस्कार, ठीक है, मैं डॉक्टर सुधीर भावे, हो रहा है आज की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, इसके लिए सारे आयोजकों की ओर से आप सबका नेशनल एपिलेप्सी डे, इसके उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत करता हूँ। 17 नवंबर ये दिन हर वर्ष नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में It's being echoed, I think. आ रहा है तुम्हारा, शायद वो दो लॉगिन है सर। सी हैव लॉगिन थ्रू 2 डिवाइसेस। यूट्यूब वो शायद यूट्यूब से भी लॉगिन किया होगा। हाँ सर। Being echoed, I think. तुम्हारा शायद वो लॉगिन है सर। सी हैव लॉगिन थ्रू 2 डिवाइसेस। यहाँ तो आई जस्ट चेक, जस्ट आप बोल के देखो। नहीं, अभी नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है सर, अभी नहीं हो रहा है। नहीं, वो Yeah. शायद So it यूट्यूब is पे भी लॉगिन हो गया। somewhere. यूट्यूब पे थोड़ा सा कुछ सेकंड से डिले रहता है, तो वो शायद यस। घर में किसी ने और यूट्यूब पे लॉगिन किया होगा। Oh, I see. Someone else does तो भी लगता है। हाँ, तो Okay. सर अनम्यूट कर दीजिए सर। अनम्यूट। शेखर, हाँ, नहीं लॉगिन मेरे यहाँ किया होगा, यू आर सेइंग? नहीं अभी भी कहना है। सर अनम्यूट। एक मिनट। Yes. Unmute किया है उन्होंने। ओके सर। Are you ओके also सर। या जस्ट नहीं, लॉगिन मेरे यहाँ किया होगा, यू आर सेइंग? नहीं, फिर से ये आ रहा are है। you Say logged Quara. into YouTube also? If you are logged into YouTube, please block that. Sir, please open volume on this Zoom only. वो Zoom पे ही लॉगिन करो। YouTube also. If you are logged into YouTube, please block that. नहीं, you are telling me, डॉक्टर भावे? अच्छा, शुभांगी ने भी लॉगिन किया है क्या? नहीं, इस पे तो नहीं करेगी। वो Zoom पे ही लॉगिन करो। YouTube also. If you are logged into YouTube, please block that. नहीं, मगर वो मेरे ख्याल से सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा भी अभी वो रिपीट हो रहा है। सर आपका आवाज एको नहीं आ रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर सर, आपका आवाज एको नहीं आ रहा। आपका ठीक अभी कैसा है? अभी ठीक है सर। अभी ठीक है सर। ओके, जस्ट डॉक्टर भावे, आई थिंक is it okay? 1 2 3, I think it's okay now. now it's okay. Perfect. Go ahead sir. Go ahead. मैं सारे दर्शकों से माफी चाहूंगा, यहाँ थोड़ी तकनीकी डिफिकल्टी आ गई थी। मैं डॉक्टर सुधीर भावे, आयोजकों की ओर से आप सबका नेशनल एपिलेप्सी डे, इसके उपलक्ष्य में ये जो वेबिनार है एपिलेप्सी पर, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से आप सब लोग जान चुके होंगे कि 17 नवंबर ये दिन नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है, और हर साल की तरह इस दिन भी यहाँ की जो आयोजकों की समिति है, जिसके प्रमुख डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, जो कि नागपुर से हैं, वो हैं, तो उसके तहत ये प्रोग्राम हम लोग हर वर्ष लेते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनकी फहरिस्त, उनकी लिस्ट जो है, उसमें करीब 7-8 नाम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन हैं।
ये हैं इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, नागपुर न्यूरो सोसाइटी, नागपुर एपिलेप्सी एसोसिएशन, साइकेट्रिक सोसाइटी नागपुर, ऑरेंज सिटी कल्चरल फाउंडेशन, सप्तक, एपिलेप्सी फाउंडेशन और एपिलेप्सी सब सेक्शन ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी। तो इसके पहले कि हम लोग आज के वेबिनार की ओर बढ़ें, मैं आज के जो ऑर्गेनाइजिंग चीफ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, जो कि मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि न केवल नागपुर के, न केवल भारत के, बल्कि पूरी दुनिया में कुछ खास जगह पे न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी बड़ा नाम कमाया है। डॉक्टर मेश्राम से मैं विनती करूंगा कि आज के वेबिनार के बारे में शुरुआत में 2 शब्द कहें। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम प्लीज। धन्यवाद सुधीर। सबसे पहले मैं नेशनल एपिलेप्सी डे की उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो प्रोग्राम है वो जैसे सुधीर ने बताया, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, नागपुर न्यूरो सोसाइटी, नागपुर एपिलेप्सी एसोसिएशन, ऑरेंज सिटी कल्चरल फाउंडेशन, एपिलेप्सी फाउंडेशन, नागपुर साइकेट्री सोसाइटी, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, एपिलेप्सी सब सेक्शन एंड सप्तक। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग संस्थाएं हैं उन सभी के ओर से मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तहे दिल से स्वागत करता हूं। एपिलेप्सी के बारे में जितने भी अवेयरनेस कैंपेन किए उतने कमी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्योंकि 200 में से 1 का नंबर मिर्गी के लिए कभी ना कभी जिंदगी में लग ही जाता है। तो इस प्रोग्राम को मैं कहूंगा कि आज की शाम मिर्गी के नाम, और आपसे गुफ्तगू करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए एपिलेप्सी के क्षेत्र के बड़े बड़े मंजे हुए खिलाड़ी आज यहाँ है। और ये सब जो कलाकार है उसमें सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर संगीता रावत, जो केईएम हॉस्पिटल मुंबई की जो हॉस्पिटल है केईएम हॉस्पिटल, तो न्यूरोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रोफेसर है। और ग्लोबल हॉस्पिटल में भी आप कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आप कॉम्प्रिहेंसिव एपिलेप्सी केयर सेंटर चलाती है, वहां पे आप चीफ न्यूरोलॉजी एपिलेप्टोलॉजिस्ट है। और पिछले 20 सालों से वो एपिलेप्सी का प्रोग्राम चलाती है केईएम हॉस्पिटल में। आपने एपिलेप्सी फेलोशिप की है मेलबर्न से 1998 में। और ये एपिलेप्सी सर्जरी का जो प्रोग्राम है उसमें देखो क्या बात है, 600 से ज्यादा केसेस ऑपरेट कर लिए हैं, उनको एपिलेप्सी से मुक्त किया है। बहुत बहुत बधाइयां। आप महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजी की पास्ट प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन बॉम्बे चैप्टर की, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर भी हैं। और काफी सारे पब्लिकेशंस आपके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर संगीता रावत। Thank you, sir. Thank you, Dr. Meshram, या for the kind introduction. थैंक यू। सर्दी का मौसम है, तो गर्मी लाने के लिए इस सर्दी के मौसम में हमारे मित्र डॉक्टर गगनदीप सिंह है आज हाजिर है। मैं गर्मी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो लुधियाना से है, और जितनी भी वुलन के गारमेंट्स पूरे इंडिया में जाते हैं वो लुधियाना से आते हैं। और बहुत सुंदर वुलन के गारमेंट्स की फैक्ट्रीज लुधियाना में है। तो डॉक्टर गगनदीप सिंह जिन्होंने डीएम किया न्यूरोलॉजी में पीजीआई चंडीगढ़ से, उसके बाद में अभी फिलहाल वो प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी के दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में। और वो लंदन भी जाते हैं एज एसोसिएट प्रोफेसर, वहां भी पढ़ाते हैं वो इन क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एपिलेप्सी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी क्वीन स्क्वायर में। उनकी विशेष रुचि है सिस्टिक सर्कोसिस में। और आप इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के सेक्रेटरी है। तो सिर्फ
वुलन के लिए भी लुधियाना नहीं जाना जाता है। इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का ऑफिस पिछले 6 साल से लुधियाना में बसा हुआ है। कुछ साल पहले ये ऑफिस नागपुर में था। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गगनदीप सिंह। हमारे दूसरे मित्र हैं डॉक्टर निर्मल सूर्या, जो इपिलेप्सी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है बॉम्बे हॉस्पिटल में, और वो इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के खजानजी है, ट्रेजरर। उन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का पैसा पिछले 6 सालों से बहुत अच्छे से संभाल के रखा है और बहुत तिजोरी बढ़ाई है। तो डॉक्टर निर्मल सूर्या का इपिलेप्सी के सिवा न्यूरो रिहेबिलिटेशन उनके बहुत करीब का विषय है, और उन्होंने 2 साल पहले वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरो रिहेबिलिटेशन की कॉन्फ्रेंस ली थी मुंबई में। बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर निर्मल सूर्या पिछले कई सालों से, करीब उन्होंने 2-3 हजार 4 हजार कितने कैंप किए। हर सैटरडे संडे पूरे महाराष्ट्र में वो कैंप इपिलेप्सी के ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये कोविड के टाइम में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो दायित्व है वो अदा किया है। तो डॉक्टर निर्मल सूर्या का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे और एक जो कलाकार है वो डॉक्टर नीरज बाहेती है। वो सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और इपिलेप्टोलॉजिस्ट है। उन्होंने डीएम करने के बाद में श्री चित्रा इंस्टीट्यूट से, त्रिवेंद्रम की जो श्री चित्रा इंस्टीट्यूट है वहां से उन्होंने इपिलेप्सी का फेलोशिप की है, और काफी सारे पब्लिकेशंस है, और दोनों पेडियाट्रिक और एडल्ट इपिलेप्सी में उनका इंटरेस्ट है, और वो इपिलेप्सी प्रोग्राम और इपिलेप्सी सर्जरी प्रोग्राम यहाँ नागपुर में चलाते हैं। मैं कहूंगा कि डॉक्टर नीरज बाहेती हमारे यहाँ का एक उभरता सितारा है। वेलकम डॉक्टर नीरज। दूसरे जो आज के कलाकार है और जो एंकर है, वर्ल्ड फेमस एंकर मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम पूरे दुनिया में जाते हैं, तो डॉक्टर सुधीर भावे हमारे मित्र साइकेट्रिस्ट है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, पर वो सिंगर ही नहीं, सिंगर भी है बहुत अच्छे, पर सिर्फ सिंगर ही नहीं एक्टर भी है, आप आज देख लेंगे। और हमारे सभी प्रोग्राम में वो जुड़े रहते हैं। तो डॉक्टर सुधीर भावे को भी मैं बहुत दिल से वेलकम करता हूँ। डॉक्टर संजय रामटेके जो कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है नागपुर में, वो भी आज हमारे साथ है। वो नागपुर इपिलेप्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। वेलकम डॉक्टर संजय रामटेके। दिवाली जो है ये इपिलेप्सी के मरीज के लिए बहुत कुछ हैप्पी नहीं रहती है। वो जनरली दीपावली के बाद में वो काफी सारे लोगों को मिर्गी के अटैक आ जाते हैं। उसके कारण यानी कुछ नॉइज पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, एक्साइटमेंट है, डाइट में चेंज है, और फिर वो लड्डू खाते खाते दवाई मिस कर देते हैं, तो उसमें फिर वो अटैक आने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। तो हमने पिछले कई सालों से, अब करीब 30 साल हो गए, ये हम अवेयरनेस प्रोग्राम इस रीजन में करते हैं। ये कोरोना के चलते हमारा जो प्रोग्राम है ये वेबिनार के थ्रू हमने ऑर्गेनाइज किया। पहले पार्किंसन पे प्रोग्राम हुआ, फिर अल्जाइमर्स पे प्रोग्राम हुआ, फिर स्ट्रोक पे प्रोग्राम हुआ, और फिर दिसंबर में जब नेशनल ब्रेन वीक आएगा तो फिर नए जो प्रॉब्लम्स है, वर्टाइगो, हेडेक यानी चक्कर, सरदर्द, और डाइट, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, उसके बारे में और कुछ नए नए विषय लेके हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे दिसंबर 18 से 24 के बीच में। तो ये अवेयरनेस कैंपेन जो हम चलाते हैं उसकी सराहना वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने भी की है, और
हमारे इंडिया का जो कैंपेन है वो वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। और इसमें जो है वो प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमेशा ये डिसीजेस के बारे में आर्टिकल्स छपते रहते हैं, और आप कभी भी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की वेबसाइट देखोगे तो आपको नागपुर के पेपर का कटिंग आपके वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी वेबसाइट पे हमेशा मिलेगा। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें ये जो जैसा मैंने कहा कि आज की शाम दिवाली मिर्गी के नाम, तो आप ये प्रोग्राम में एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नया आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा। और इतने जो सब लोग तज्ञ लोग आए हैं के क्षेत्र के, उनसे आपकी हो जाएगी। मैं फिर से सब लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और डॉक्टर सुधीर भावे को बोलता हूं कि आप आगे का पड़ाव, आगे की कार्रवाई आप चालू रखें। डॉक्टर सुधीर। धन्यवाद डॉक्टर मेश्राम। तो सबसे पहले क्या हम डॉक्टर बाहेती को बुलाएं जो मिथ्स के बारे में बातें करने वाले हैं? जी। तो दोस्तों, डॉक्टर मेश्राम ने काफी अच्छी एक भूमिका बांधी है आज के प्रोग्राम की। संक्षिप्त में कौन कौन स्पीकर्स हैं, हर स्पीकर की क्या क्या महत्ता है, इसके बारे में कुछ बताया है। तो आज के जो पहले वक्ता हैं डॉक्टर नीरज बाहेती, जो कि नागपुर से हैं, ये मिथ्स अबाउट एपिलेप्सी यानी एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में गलत फहमियां, गलत धारणाएं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर नीरज बाहेती प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर मेश्राम सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और शामिल होने के लिए कहा, एंड फॉर हिज काइंड इंट्रोडक्शन ऑल्सो, एंड अलाउइंग मी टू बी द पार्ट ऑफ दिस अवेयरनेस कैंपेन। मैं बेसिकली मिर्गी के बारे में कहूँगा, मिर्गी क्या है और मिर्गी की के बारे में क्या धारणा या गलत फहमियाँ हैं और क्या तथ्य है। What are myths and what are facts about epilepsy? मिर्गी ये बीमारी ही ऐसी है, सदियों से है, और पीछे अगर हम जाते हैं तो पुराणों में भी इसका उल्लेख है और अलग अलग नामों से ये अलग अलग हिस्सों में जानी जाती है। हम संस्कृत के कोई पुराने टेक्स्ट खोलें, किताबें खोलें, तो हमें दिखेगा कि अपस्मार के नाम से इसे जाना जाता था। तो एक ही बीमारी है, कई अलग अलग नाम है। अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो इसे अपस्मार कहते हैं, अगर हम गुजरात की तरफ जाएं तो इसे खेच कहते हैं। हम फिट्स, एपिलेप्सी, या महाराष्ट्र में इसे झटके, फेफड़े, आकड़ी, ऐसा सब कहते हैं, या कोलोक्वियली मिर्गी या एपिलेप्सी। ये एक ही बीमारी है जिसके अलग अलग नाम हैं अलग अलग हिस्सों में। ये एक ही बीमारी है। जब भी हम कहते हैं किसी को मिर्गी आ रही है या मिर्गी का अटैक या मिर्गी का दौरा आ रहा है, तो हमारे सामने एक दृश्य होता है कि कोई मनुष्य या व्यक्ति जमीन पे पड़ा है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई है, जबड़ा भींच लिया है, जुबान कट रही है, मुंह से झाग आ रहा है और वो हाथ पैर फड़फड़ा रहा है। देखने में बड़ा ये डरावना सा एहसास लगता है, घबरा जाते हैं। हम दूर से जो नहीं जानते उनको वो देख के भी घबरा जाते, तो हम समझ सकते कि जो उनके नजदीकी रिश्तेदार है, परिवारजन है, उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो इस डर के साथ ये बीमारी देखने में बड़ी भयानक और भयावह लगती है, बट ये मस्तिष्क की एक आम बीमारी है, क्योंकि इसके साथ एक डर जुड़ा है, इसके साथ एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंसेस ये जुड़े रहते हैं। तो इसके कारण कई गलत फहमियां, मिथ्स इसके साथ में जुड़ गए हैं सदियों से, और वो परंपरागत कोई किसी को बताता है नेक्स्ट जनरेशन में, और वो चलते आ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे मिर्गी के बारे में क्या गलतफहमियां क्या है, और उसके वास्तविकता के बारे में भी जानकारी लेंगे। हमें लगता है कोई कहेगा मिर्गी नहीं ठीक है, तो बहुत रेयर बीमारी है। नहीं, ये कॉमन है। अगर हम 100 लोगों को लें तो हम कहेंगे कि 100 में से 1 को मिर्गी की बीमारी है भारत में। तो लगभग 1.25 करोड़ या 1.3 करोड़ इंडियंस को मिर्गी है। तो बहुत बड़ा नंबर है। और हमारे आसपास अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कभी ना कभी या तो मिर्गी का दौरा आया है काफी लोगों को, और कुछ लोगों को मिर्गी की बीमारी भी रह सकती है। बेसिकली मिर्गी क्या है? हम जिंदा है क्योंकि एक विद्युत इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली के करंट्स, बिजली के तार है मस्तिष्क, यानी बिजली की तारों का पूरा एक गुच्छा है, और बिजली के तारों में करंट्स एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ रहा है।
हम सुन रहे हैं क्योंकि कान से कहीं वो करंट शुरू होता है और वो मस्तिष्क के किसी हिस्से में जाके बंद होता है जहां हमें समझता है क्या होना है और क्या करना है उसके ऊपर। मिर्गी में होता यह है कि सिंपल भाषा में कहूं मैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है एक पर्टिकुलर हिस्से में मस्तिष्क के, और वहां वायरिंग की जो ये है वहां इलेक्ट्रिकल करंट या बिजली के तारों में कुछ गड़बड़ाई आ जाती है, वहां शॉर्ट सर्किट या अत्यधिक करंट पैदा होता है जो उस वक्त वहां नहीं होना चाहिए था किसी भी कारण से, और वो करंट तेजी से सब तरफ फैलता है। तो जिस हिसाब से वो फैलता है तो आइदर एक आंशिक मिर्गी या जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के बीच वो अलग अलग स्पेक्ट्रम है कि फोकल एपिलेप्सी और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के बीच में अलग अलग मैनिफेस्टेशन या अलग अलग चित्र हमें देखने को मिलते हैं, और ये सभी मिर्गी है और ये सभी मिर्गी के लक्षण है। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा दिमाग अनगिनत कोशिकाओं से यानी न्यूरॉन से बना हुआ है, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, और ये एक गुत्थी के समान है, और ये बिजली अचानक से बिना किसी कारण के बार बार बिजली की शॉर्ट सर्किट होती है, और जब भी शॉर्ट सर्किट हुई तो एक बिजली का ये शॉर्ट सर्किट होने से एक अटैक, एपिलेप्सी का अटैक या मिर्गी का एक दौरा आता है। मिर्गी बाधित व्यक्ति या मिर्गी पीड़ित व्यक्ति को बिना किसी कारण से ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस बार बार होते हैं और उन्हें दौरे पड़ने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मिर्गी की बीमारी या मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्टिक फिट्स, एपिलेप्सी। तो मिर्गी के बारे में कई गलत बातें और कहानियां कहीं और सुनी जाती है, जो कि मैं जस्ट कहना चाहूंगा काफी कुछ गलत है। जैसे ऐसे पहले सोचा जाता था क्योंकि ये कई सालों से चला आ रहा है, जांच पड़ताल बाकी कुछ साइंस उतना एडवांस नहीं था, अचानक से कोई जमीन पे फड़फड़ा रहा है। कुछ मिर्गी ऐसी होती है जिसमें कोई लोग बड़बड़ाते हैं, इधर उधर बोलते हैं, मुंह चलाते हैं, देखते हैं, अलग अलग तरह के लक्षण आते थे, तो ऐसा सोचा जाता शायद ये प्रेत बाधा, भूत बाधा, किसी के कोसने करनी जैसे हम कहें वो कर्मों की वजह से है। ये सब नहीं है, ये एक मस्तिष्क की आम बीमारी है। ये थॉट्स इसलिए क्योंकि जब ये सब सोचते हैं लोग, ये सोचेंगे तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ, बाबा और ये इन सब तरफ में चले जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इसका आम इलाज हो और ये नॉर्मल से ही ठीक हो जाए। तो जैसा मैंने कहा, मिर्गी फिर होती क्यों है? मिर्गी इसलिए होती है क्योंकि ब्रेन में कहीं कोई डैमेज हो गया या कोई चोट हो गई। ये चोट किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया कभी, किसी के छत से गिरने से कोई सिर पे किसी भी तरह की चोट लगी तो कुछ सालों बाद उस हिस्से में वहां डैमेज हो जाएगा। जैसे हमें चोट लगती है तो एक निशान आता है, स्कार बनता है, वैसे ब्रेन में एक स्कार बनेगा और वहां से फिर वो वायरिंग्स वहां की डिस्टर्ब होगी और बार बार उन्हें एपिलेप्सी के अटैक आएंगे। किसी को कभी मस्तिष्क ज्वर हो गया, उससे रिलेटेड चोट हो गई जो परमानेंट चोट जैसी रही, तो उसके कारण आ सकते हैं। सिर में कोई गांठ है, ट्यूमर है, उससे आ सकते हैं। एक तरह का पेट का वर्म होता है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, सर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफी काम किया है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस पे। तो ये पेट का वर्म अगर गलती से मस्तिष्क में चला जाए माइग्रेट होके, तो वो गलत जगह पहुंच गया, पेट का वर्म था वो वहीं डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसका वर्म का एक वहीं रह जाता है, और जब वो पिघलता है या जब वो मेल्ट होता है या जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो वहां सूजन निर्माण होती है जिससे फिट्स आती है, उसे हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। शराब से, गुटखा, तंबाकू और इस तरह के नशीले पदार्थों से। सबसे कॉमन कारण इंडिया में है कि अगर बच्चा बर्थ के समय ऑक्सीजन की कमी हुई, बहुत बार लोगों का अट्ठास होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, सीजर नहीं होना चाहिए, जबकि डिलीवरी में दिक्कतें आ रही है। उस समय अगर कभी लेट हो, बच्चा लेट रोए या डिलीवरी के समय सांस में लेने में दिक्कत होती है, तो परमानेंट ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी से डैमेज होता है और उन्हें फिर जीवन भर मिर्गी के अटैक्स आते रहते हैं। तो ये एक साधारण मिर्गी की बीमारी है जो किसी भी कारण से आ सकती है। अब जैसे मैंने कहा, मिर्गी कहाँ, तो ऐसा लगता है कि कोई जमीन पे पड़ा है, फड़फड़ा रहा है, हाथ पैर कड़े कर लिए हैं, झाग आ रहा है और ये मिर्गी है। फिर कई बार मरीज आते हैं, हमें कुछ विवरण देते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, हम कहते हैं ये मिर्गी है, तो वो कहते हैं नहीं, मुझे मिर्गी का अटैक कभी नहीं आया। तो फिर मिर्गी के मैं कहना चाहूंगा 25-30 सब टाइप से अलग अलग अटैक आते हैं, और जैसे किसी पर्टिकुलर हिस्से में ही वो करंट निकला और वहीं की वहीं रह गया तो उसका लक्षण अलग रहेगा, और उसमें पूरी बड़ी मिर्गी या जनरलाइज सीजर नहीं आएगा, एक आंशिक तौर पे छोटी मिर्गी का अटैक रह सकता है। तो मिर्गी के अलग अलग अटैक्स हो सकते हैं। इसके बारे में मेश्राम सर आगे डिटेल में कवर करेंगी। जैसे कुछ समय के लिए बच्चों में होगा पलक झपकाना या होश खो देना, जस्ट बेहोश होना, गिर जाना थोड़े देर के लिए और खड़े होना और फिर उठ जाना, या कुछ पीछे के हिस्से में हो तो अजीब से चित्र आंखों के सामने आना, बीच के हिस्से में हो तो घबराहट या टेम्पोरल लोब जिसे हम कहते हैं वहां हो तो घबराहट होना, स्मेल या गंध आना, कुछ ध्वनि सुनाई देना, ऊपर के हिस्से में हो तो सिर्फ एक हाथ में सेंसेशंस आना, अजीब सा सरसराहट सा एक पूरे शरीर के एक हिस्से में कुछ सेकंड्स के लिए चलना, या थोड़ा जर्क्स, थोड़ी देर के लिए ऐसे थोड़े जर्क्स आना। तो
तो ये अलग अलग लक्षण रह सकते हैं, अलग अलग टाइप्स की एपिलेप्सी में अलग अलग सभी ये रह सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं कि मिर्गी का पूरा बड़ा अटैक आए। ये मस्तिष्क की बीमारी है, मन की बीमारी नहीं है, तो मिर्गी के रोगी पागल नहीं होते। लोग, इट इज colloquially thought it is lunatic and epilepsy are one and the same। पागलपन का दौरा और मिर्गी या वो एक जैसा समझते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्गी के लोग, ऐसा लोग और भी सोचते हैं, क्योंकि गुस्सा हमको सभी को कभी ना कभी आता है। अगर मिर्गी पीड़ित या मिर्गी बाधित व्यक्ति को कभी गुस्सा आ जाए तो हम सोचते हैं वो गुस्से वाला है, वो हिंसक है, वो मारपीट करता है। 90% से ज्यादा लोग जिन्हें मिर्गी की बीमारी है वो आम लोगों की तरह हैं, उन्हें वो गुस्से वाले या हिंसक नहीं होते। कभी कभार कोई डिप्रेशन या कोई स्ट्रेसर्स के कारण अजीब सा बर्ताव लोग कर सकते हैं, बट यस, मिर्गी इसका कारण है ऐसे नहीं कहूंगा। उसके लिए ये आपके डॉक्टर की हमें सलाह लेनी चाहिए और आगे का इलाज करना चाहिए। ये लोग नॉर्मल लोगों की तरह ही होते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी, काफी लोग आज भी पूछते हैं, अच्छा मेरे बच्चे को मिर्गी है, बड़े बेटे को या इसको छोटे को मिर्गी हो गई, तो अब बड़े को तो नहीं होगी या हम लोगों को तो नहीं होगी, हम साथ में खाना वो इलेक्ट्रिक करंट जो हम जिससे पढ़ सकते हैं उसको ईईजी बोलते हैं। तो यहाँ ऊपर से पूरे 10 20 25 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, उसमें कुछ आपको हानि नहीं होती, वो सरफेस पे लगे होते हैं और उसके बाद कंप्यूटर में उसका ग्राफ आता है। तो वो जो ग्राफ है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, तो उसमें हमें पता चलता है ये जो बेसिक इलेक्ट्रिक करंट सब में होता है, मगर इसमें क्या होता है जब मिर्गी होती है तब इलेक्ट्रिक करंट सडनली बढ़ जाता है। तो वो जो बढ़ जाता है तभी आपको मिर्गी हो सकती है। अभी दो मिर्गी के दरमियान भी कुछ करंट एब्नॉर्मलिटी ईईजी में रहती है। सो वो हम जब ईईजी करते हैं तब वो जान सकते हैं। और फिर वो जैसे डॉक्टर बाहिती ने बताया, मशराम सर ने बताया कि दिमाग के एक भाग से आ रही है तो ईईजी पूरा कवर, ब्रेन कवर करता है, मगर समझो यही बाजू से हमको इलेक्ट्रिक एब्नॉर्मलिटी दिखा रहे हैं तो हमको पता चलेगा ये फोकल सीजर है, दिमाग के एक ही राइट साइड के टेम्पोरल भाग से आ रही है। अगर वो एक साथ सब इलेक्ट्रोड, पूरे सब जो 24 इलेक्ट्रोड है उस सब में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट आ रहे हैं तो हमें पता चलेगा ये जनरलाइज सीजर है, जिसमें आनुवंशिक होने का चांसेस ज्यादा है। उन जो अनुवंश जो होती है उसके बाद ये ईईजी के दरमियान हम फोटिक स्टिमुलेशन देते हैं, मतलब एक बल्ब रहता है जिससे हम बंद चालू करते हैं और पेशेंट वो बल्ब के सामने देखता है। तो ये जो फोटिक सेंसिटिविटी है, और उसके बाद वो किस में होते हैं जब हेरिडिटरी होता है उस तरह की, जो जैसे एब्सेंस एपिलेप्सी में, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में ये फोटिक सेंसिटिविटी होती है। तो उन बच्चों को हमको बताना है कि आपको डिस्को लाइट्स, वीडियो गेम्स, वो सबसे आपको मिर्गी आ सकती है। उसके बाद वो ईईजी के दरमियान हम पेशेंट को लंबी लंबी सांस लेने बोलते हैं, जिसको हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। ऐसा ऐसा करके वो 3 मिनट तक लंबी सांसें लेते हैं, उसके बाद 3 मिनट तक धीरे धीरे बंद करता है। तो तभी जो हम ईईजी में चेंजेस देखते हैं वो भी हमें, क्योंकि तभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो ईईजी में एब्नॉर्मल चेंजेस बढ़ जाते हैं। तो वो जब हम देखते हैं तो हम पता चल सकते हैं कि ये कौन से प्रकार की फिट हो सकती है। जब ये हाइपर वेंटिलेशन से ज्यादा बढ़ता है तो हो सकता है वो जनरलाइज सीजर्स। और उसके बाद हम और एक चीज कर सकते हैं ईईजी में, क्योंकि अब ये जो रूटीन ईईजी हम आधे घंटे का करते हैं उसमें पॉजिटिविटी का चांस 30 to 40% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईईजी नॉर्मल होना आम बात हो सकती है, फिर भी मिर्गी की भी बीमारी हो सकती है। 60% ऑफ द टाइम ईईजी आपका नॉर्मल रह सकता है, फिर भी आपको मिर्गी, क्योंकि बहुत बार पेशेंट वापस आके बोलते हैं मेरा ईईजी तो नॉर्मल है, मेरा एमआरआई नॉर्मल है, तो मुझे क्यों मिर्गी है आप बोल रहे हैं। तो ईईजी सिर्फ 30-40% ऑफ द टाइम एब्नॉर्मली दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, हम लंबा समय तक ईईजी कर सकते हैं, 2, 3, 4 घंटे का, 8 घंटे का, कभी कभी वीडियो ईईजी करते हैं जिसको 72 आवर्स तक कर सकते हैं। या फिर दूसरा एक चीज करते हैं हम, स्लीप डिप्रिवेशन। सो पेशेंट को बोलते हैं आप अगले दिन रात को सिर्फ 4-5 घंटा सोइए, सुबह जल्दी उठ जाइए 5 बजे, उसके बाद 9 बजे ईईजी रूम में आ जाइए। आप रात भर सोए नहीं है और फिर आप सोएंगे तो वो सोया हुआ और जागा हुआ जो दोनों 2 घंटे का ईईजी लेंगे
जिसको स्लीप डिप्राइव्ड ईईजी बोलते हैं, उससे ईईजी में जो एब्नॉर्मलिटी आने का चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और एक चीज जो है वो है कि हमको ईईजी का ये लेना है कि कभी ये जो वीडियो ईजी कब करते हैं ना, कभी ये जो आपने बताया कि कई बार ब्रेन में कुछ गांठ होता है, ट्यूमर होता है, या फिर जन्म से बचपन में कभी कभी एक उंगली कोई छोटी हो गई, एक उंगली एक्स्ट्रा हो गई, ऐसा ब्रेन में भी कुछ एब्नॉर्मल जगह जिसको डिस्प्लाजिया बोलते हैं, एब्नॉर्मल ऐसा टिश्यू जन्म से आता है। तो वो अगर हमें पता चला तो हमको जानना है कि फिट वहीं से आ रही है या फिर दूसरी और जगह से आ रही है। तब हम वीडियो ईजी करते हैं, तो उसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, उनकी दवाइयां कम कर देते हैं और फिर उनका फिट रिकॉर्ड करते हैं वीडियो के साथ और ईजी के साथ, वो जानने के लिए कि कौन सी जगह से फिट आई। ये सब लोगों को जरूरी नहीं है। जिन लोगों को हम ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या जिन लोगों को हमें निदान नहीं हो सकता है, बाकी रूटीन ईजी के बाद भी हम सोच रहे हैं ये सूडो सीजर्स लग रहे हैं या फिर हार्ट की वजह से लग रहे हैं, तो ऐसे वीडियो ईजी करते हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि दिमाग के यही भाग से आ रही है फिट, तो वहां पे आगे फिर हम उसके बारे में ट्रीटमेंट सही प्रकार से कर सकते हैं, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट करना है या सर्जिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसके बाद हमें आगे जाना है कि ये जो दिमाग में आया उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले हमको जैसे दिमाग का फोटो लेना है, जैसे हम चेहरे का फोटो है, हमको दिमाग का फोटो लेना है, जिसको एमआरआई बोलते हैं। तो एमआरआई बहुत अच्छी तरह जगह पे करना है, जिसको 3 टेस्ला एमआरआई बोलते हैं, वैसे वो हाई स्ट्रेंथ का करना है, जो दिमाग का हर एक भाग को पूरी तरह से देखता है और उसमें कहीं पे कुछ एब्नॉर्मलिटी हो, गांठ हो, पेट का जंतु हो, टीबी की गांठ हो, या जैसे मैंने बोला रक्तवाहिनी का कुछ ना हो, तो वो सब अलग अलग प्रकार से ये जो हो सकती है फिट, उसका कारण हमें मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है जब आनुवंशिक बीमारी हो, ये जो हेरिडिटरी एपिलेप्सी हो, तो एमआरआई नॉर्मल भी हो सकता है। मगर अच्छा एमआरआई जरूरी है, क्योंकि ये एक अगर हमें एमआरआई में एक छोटी सी जगह पे मिला कि ये यहीं पे छोटा सा गांठ है जिसकी वजह से पूरा फिट आ सकता है, तो हम वो पेशेंट को ऑपरेशन करके वो भाग, खराब भाग निकाल सकते हैं। तो वो खराब भाग निकाला तो हमें ऑपरेशन मिर्गी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो वो जानने के लिए कि ये पेशेंट में आप मिर्गी का ये ऑपरेशन पॉसिबल है कि नहीं, वो जानने के लिए हमें ये एमआरआई करना जरूरी है। और समझो टीबी का गांठ निकला तो हमें टीबी की दवाई करनी पड़ेगी, अगर जंतु निकला अंदर तो जंतु मारने की दवाई करनी पड़ेगी। सो एमआरआई हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज रहता ही है ईईजी के बाद में। देन कम्स उसके बाद कभी कभार हम पेट स्कैन और स्पेक्ट स्कैन भी करते हैं, जिसमें एक आइसोटोप देते हैं और दिमाग के भाग में बैठ जाता है, तो कहाँ फोकस है पता चलता है। बट ये हम स्पेसिफिकली जब पेशेंट को ऑपरेशन के लिए सोच सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसका ऑपरेशन करना है, तभी वही पेशेंट में करते हैं, मगर हर एक पेशेंट में वो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक आता है न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्टिंग। जब आप देखते होंगे कई पेशेंट्स जो होते हैं जिनको एपिलेप्सी की बीमारी है, उनका मेमोरी में कभी कभार कमजोरी आती है, कभी कभार उनका आईक्यू में कमजोरी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हर एक में हो सकती, क्योंकि डॉक्टर वहीद ने आपको बताया कितने फेमस लोग हैं जो उन्होंने नॉर्मल थे, बाकी सब सिर्फ मिर्गी आते थे तभी एबनॉर्मल थे। तो मगर ये न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्टिंग हमें करना जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें से कुछ मिला हमें, तो हम पेशेंट को उस तरह से सिखा सकते हैं कि क्या करना चाहिए। ये अभी हम सोच रहे हैं कि अगर एक टेम्पोरल भाग में उनका पेसमेकर है एपिलेप्सी का, अगर वो हम निकालना चाहते हैं, तो हमें पहले देखना चाहिए कि वो भाग काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो भाग काम नहीं कर रहा है, न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्टिंग में हमें पता चला कि इसके भाग के जो सवाल जवाब थे वो पेशेंट ने ठीक से नहीं किए, उसका मतलब वो भाग काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है तो हम वो भाग निकाल सकते हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर उसके बाद अगर हमें ऐसा लगा कि ये पेशेंट को ये वो भाग काम कर रहा है, तो हम वो भाग निकालेंगे तो पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए ये न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्टिंग जरूरी है। और अगर उसमें कुछ कॉग्निटिव प्रॉब्लम आए, कुछ मेमोरी के वगैरह प्रॉब्लम आए, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो उनको अच्छे से सिखा सकती है कि आप डायरी रखें, ये रखें, किस तरह से आपको जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आ सकते हैं। कभी कभार स्पेशल एजुकेटर इज रिक्वायर्ड, कभी कभार लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो उनके लिए स्पेशल टीचर बता सकते हैं। सो वो न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्टिंग भी जरूरी है। और लास्ट में मैं बोलूंगी कि ये जो हमारी मिर्गी की है, उसके साथ बीमारी के साथ कई बार साइकियाट्रिक, डॉक्टर भावी वुड नो बेटर, साइकियाट्रिक्स का
ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्सनालिटी प्रॉब्लम वो सब साथ साथ रहते हैं, तो उनका भी निदान करना जरूरी है। क्योंकि जो मिर्गी तो सिर्फ 2 मिनट की होती है, वो चली जाती है, मगर 2 मिर्गी के दरमियान भी जो मिर्गी का मरीज है उसका जो जिसका जैसे लोगों से बिहेव करता है, उसका आचरण है, तो कभी कभार एब्नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि उनको डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि ये इतनी लंबी बीमारी है, स्टिग्मा है उसके साथ, वो लोगों को बता नहीं सकते, एंजाइटी हो सकती है कि कभी भी मुझे मिर्गी का दौरा आ जाएगा, मैं कहीं भी गिर पड़ूंगा। तो वो चीजों के लिए भी एक साइकियाट्रिस्ट का इवेल्युएशन स्टार्टिंग में जरूरी है, क्योंकि उसके लिए दवाई अगर साइकियाट्रिस्ट समझे कि जरूरी है तो वो लेना भी जरूरी है। सो इस तरह से आई थिंक मिर्गी का निदान करना, सबसे पहले हिस्ट्री डिटेल में लेना, हो सके तो वीडियो देखना, उसके बाद उसका ईईजी करना, और अगर आपको हार्ट का लगे तो हार्ट की पट्टी करके देख लो, 2D इको करके देख लो सिंकप ही नहीं है, और उसके बाद आते हैं एमआरआई और पेट स्कैन जो आते हैं, वो स्पेशल मिर्गी के पेशेंट के लिए करते हैं जिनका हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और आता है बाद में न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन। तो वो सब चीज करने के बाद हम नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये डेफिनेटली मिर्गी है और कौन से प्रकार की मिर्गी है, और उस तरह से हम फिर उसकी इलाज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संगीता। बहुत ही संक्षिप्त में अपने बहुत अच्छे तरीके से मिर्गी का डायग्नोसिस कैसा हो इसके बारे में बताया। मुझे हमारी टेक्निकल टीम से अभी भी जानकारी मिली है कि कुछ मिनटों के लिए ट्रांसमिशन बंद हो गया था डॉक्टर नीरज बाहेती के टॉक के बाद, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और यहाँ पे ये बताना आवश्यक है कि जो लिंक आपको दी गई है, व्यूअर्स लिंक, आप उसी को बाद में क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम पूरा का पूरा प्रोग्राम उस पर उपलब्ध होगा। तो जो आपने 8-10 मिनटों में मिस किया है वो व्यूअर्स लिंक पे उपलब्ध रहेगा, और यही पूरा वीडियो YouTube पे भी अपलोड होगा, तो बाद में इसको YouTube पर भी देखा जा सकता है। थैंक यू। आपके दौरे हम देख सकते हैं YouTube पे। डॉक्टर भावे को बार बार दौरे आने वाले लगता है, डॉक्टर मेश्राम को दिखाना पड़ेगा। राइट, थैंक यू डॉक्टर रावत। इसके बाद हम लोग मुड़ते हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह की ओर। डॉक्टर गगनदीप सिंह, जैसा कि डॉक्टर मेश्राम ने बताया, लुधियाना से हैं। वो ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी या मिर्गी का इलाज, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे। डॉक्टर गगनदीप सिंह प्लीज। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका और डॉक्टर मेश्राम का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ पे इस इवेंट के लिए, इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया और पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। आज नेशनल एपिलेप्सी डे के दिवस के ऊपर 17 नवंबर 2020 और 90 साल की आगमन पे मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जो मेरा टास्क है वो मिर्गी का इलाज कैसे होता है और मिर्गी के इलाज के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए डॉक्टर मेश्राम ने कहा है। मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं और मैं वो स्लाइड्स एक बारी शेयर करना चाहूँगा, और वो स्लाइड्स तो इंग्लिश में है पर मैं बोलूँगा हिंदी में। और बेसिकली जो स्लाइड्स हैं वो मिर्गी का इलाज कैसे होता है और क्या क्या हमें पता होना चाहिए मिर्गी के इलाज के बारे में, इसके बारे में आपको संक्षेप में पेंट करूँगा। मिर्गी का इलाज पुराने जमाने में बहुत अलग अलग किस्म के होते थे और बहुत सारे किस्म के होते थे, क्योंकि जो मिर्गी है आपको नीरज ने ऑलरेडी बता दिया है, डॉक्टर नीरज ने, और फिर डॉक्टर मेश्राम ने और डॉक्टर संगीता ने बताया कि मिर्गी के दौरे अलग अलग किस्म के होते हैं। मैं एक्चुअली डॉक्टर भावे का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली जो उन्होंने अलग अलग किस्म के दौरों की नकल लगाई है वो मुझे
कहा ही नहीं जा सकता था कि वो मिर्गी के दौरे असल के मिर्गी के दौरे नहीं है, वो सिर्फ नकल है। मुझे तो लगता था कि वो सारे जो एब्सेंट सीजर्स और जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के आपने जो नकल लगाई है बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही अच्छी थी। डॉक्टर भावे, आई थिंक यू हैव टू बी अ रियल एक्सपर्ट। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो गए तभी आप इतनी अच्छी नकल लगा सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको मिर्गी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। एंड मैं तो इन वीडियोस को अपने बच्चों को भी दिखाऊंगा कि ये देखो इस तरह से वाकई एब्सेंट सीजर्स होते हैं और इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं। बहुत अच्छा। और इसका इम्पोर्टेंस भी है, महत्व ये है कि ये अलग अलग किस्म के दौरों का इलाज जो है या दवाई जो होती है, मेडिसिन जो होती है वो अलग अलग होती है। और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो एब्सेंट सीजर में अगर दे दें तो उससे दौरे ठीक होने की बजाय बढ़ जाते हैं। तो हमें किस तरीके का दौरा है ये पता करना बहुत जरूरी है। पर थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखो किस तरीके का ट्रीटमेंट होता था। ये एक एक्सट्रीम प्रेजेंटेशन होती है मिर्गी की जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। और 1600 सदी में किस किस्म का इलाज होता था ये आपके सामने है। कई किस्म की दवाइयां बनी 18वीं सदी में, 19वीं सदी में अलग अलग किस्म के इलाज हुए, पर कोई बहुत ज्यादा सफल इलाज नहीं था। और पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी दवाइयां आई हैं, पर्टिकुलरली 1920 के बाद एक फिनोबार्बिटल आई थी, फेनिटोइन एक मेडिसिन है, कार्बामेज़ेपिन और वेलप्रोइड। ये जो 4 दवाइयां हैं ये सबसे ज्यादा यूज होती हैं दुनिया में। ये दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, इनको हम कन्वेंशनल मिर्गी की दवाइयां कहते हैं या यूजुअल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। और ये बहुत इजीली अवेलेबल हैं, सारी जगह अवेलेबल होती हैं ऑलमोस्ट। इन पे जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कार्बामेज़ेपिन की टैबलेट 1 रुपए से भी कम होती है, फेनिटोइन की टैबलेट भी बहुत सस्ती होती है, फिनोबार्बिटल की टैबलेट गार्डिनल उसको कहते हैं वो भी बहुत सस्ती है। पर 1990 के बाद कई नई दवाइयां आई हैं और पिछले 30 सालों में कम से कम 15 या 20 नवी किस्म की मिर्गी की दवाइयां। अब नवी दवाइयां आई हैं तो महंगी भी होंगी। तो जो नवी दवाइयां हैं, ये जो 4 बेसिक मेडिसिन हैं, फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन और वेलप्रोइड, महंगी है पर इनका कोई एडवांटेज है। ये सारी मैंने इस स्लाइड में बताया हुआ है कि 18वीं सदी से लेके आज तक कितनी नवी दवाइयां बनी हैं, कौन से साल में कौन सी नवी दवाई है और हमारे लिए अवेलेबल है। तो बेसिकली ये जो दवाइयां हैं इनको हम फर्स्ट जनरेशन एंटी एपिलेप्टिक्स कहते हैं, थर्ड जनरेशन। और जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है, जैसे नए एक्टर आ जाते हैं, नई गाड़ियां आ जाती हैं तो हर बंदा जाता है कि मुझे नए एक्टर्स की मूवी देखनी है या मुझे नई गाड़ी लेनी है, नई किस्म की। कुछ लोग समझते हैं कि जो मिर्गी का इलाज बहुत सिंपल है, जो इन मेडिसिन में, इन सारी दवाइयों में हमारे पास आती है, हम वही दवाई पेशेंट को लिख देंगे और उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। पर ऐसे नहीं है। एक तो ये डिपेंड करता है कि ये किस किस्म के मिर्गी के अटैक हैं। और जैसे डॉक्टर मेश्राम और डॉक्टर भावे ने बताया कि मिर्गी के अटैक अलग अलग किस्म के होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग किस्म के अटैक की अलग अलग दवाइयां। और इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी दवाई सोच के ये एब्सेंट सीजर है या ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है, कोई भी दवाई शुरू कर देंगे तो जरूरी नहीं कि मिर्गी के अटैक अच्छे से कंट्रोल, कि मिर्गी के अटैक कंट्रोल ना हो। और
ऐसे भी हो सकता है कि मिर्गी के अटैक कंट्रोल होने की जगह बढ़ भी सकते हैं। और सो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, एक कार्बामेज़ेपिन की टैबलेट होती है जो एब्सेंट सीजर्स में अगर दी जाए तो उससे एब्सेंट सीजर्स बढ़ जाते हैं। या जो वो झटके वाले दौरे दिखाए थे ना इतने अच्छे से डॉक्टर भावे ने, उनको हम मायोक्लोनिक सीजर्स कहते हैं, उनमें अगर हम कार्बामेज़ेपिन दे दें तो उससे वो बढ़ भी सकती है। तो आपको एक उपयुक्त एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए जिसको इन सब चीजों की जानकारी हो, जिसको ये जानकारी हो कि कौन से अटैक के लिए कौन सी मिर्गी की दवाई रहेगी। जो मिर्गी की दवाई है, अब ये देखिए ऋषिकेश में अगर आप जाइए तो एक नीरज क्लिनिक है, और आज से 10 साल पहले हर नीरज बहेटी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड, हाईली ट्रेन्ड डॉक्टर हैं जो नागपुर में हैं, पर ऋषिकेश में एक ऐसी नीरज क्लिनिक है। और आज से 10 साल पहले हर अखबार में उसका एक इतिहास होता था, एक एडवर्टाइजमेंट होता था, और वहां पे अलग अलग किस्म की दवाइयां होती थी। और लोग इतनी भीड़ में, मिर्गी पीड़ित लोग इतनी भीड़ में ऋषिकेश जाते थे वहां पे इलाज लेने। पर अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस पर ऑब्जेक्शन करी। अल्टीमेटली वो जो वहाँ के डॉक्टर थे वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे, और अब वो ही इज इन जेल आल्सो। ऐसे ही कई और किस्म के इलाज होते हैं, उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। डॉक्टर नीरज ने बहुत अच्छे से बताया कि ये कई गलत धारणाएं हैं मिर्गी के बारे में। अब जैसे जूता संगाने की बात हुई, अब मेरे यहाँ पे जब मैंने नवा घर लिया यहाँ पे लुधियाना में, तो मेरे साथ वाले जो मकान में उनकी जूतों की दुकान थी, वो बहुत खुश हो गए कि एक न्यूरोलॉजिस्ट ने घर लिया, और अब तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि मेरे पास जो मिर्गी के मरीज होंगे मैं सारे उनको रेफर कर दूंगा। और उन्होंने मुझे अलग अलग किस्म के जूते भी दिखाए कि ये जो जूता ना, ये आपके जो डॉक्टर भावे ने बताया ना कि एब्सेंस जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लॉनिक सीजर के लिए है, और ये दूसरा वाला जूता है, ये बताया कि ये एब्सेंट सीजर्स के लिए है। परंतु इस चीज में कोई बेसिस नहीं है, इस चीज का कोई ट्रूथ नहीं है, इस चीज में कोई सच नहीं है। जूते संगाने से मिर्गी के दौरे नहीं ठीक होते हैं। मिर्गी के दौरे में क्या फर्स्ट एड करनी है, डॉक्टर नीरज ने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप उसको याद रखिए। बेसिकली पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट को सेफ रखना चाहिए जब उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और जो मिर्गी का दौरा है 90% 95% आप ही ठीक हो जाता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर उस टाइम हमें फर्स्ट एड के बारे में बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो रही जो बात नवे मिर्गी की दवाइयों की, क्या ये जो नवी मिर्गी की दवाइयां हैं, जैसे मैंने कहा, वो बहुत ज्यादा महंगी हैं, और जरूरी नहीं कि उन दवाइयों से वो ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे नहीं है कि उनके वो ज्यादा इफेक्टिव है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, हो सकता है कि उनके कुछ साइड इफेक्ट्स कम हैं, उनके कुछ मेडिसिन में आपस में इंटरेक्शंस होती हैं वो कुछ कम है, तो थोड़ा सा एडवांटेज है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांटेज है। पर अगर ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये जो नवी दवाइयां हैं काफी महंगी होती हैं, और अगर कोई इतनी महंगी मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसके लिए जो कन्वेंशनल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं, कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन और वैल्प्रोएट, वो बहुत अच्छी दवाइयां हैं, सब इजीली अवेलेबल है, हर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में अवेलेबल होनी चाहिए। आपको डॉक्टर निर्मल सुरेश के बाद में बताएंगे कि उन्होंने महाराष्ट्र में कैसे जगह जगह पे जाके हर शहर में, हर छोटे कस्बे में जाके मिर्गी की दवाइयों का इंतजाम किया है, ये इंश्योर किया है कि वहाँ पे मिर्गी के
मिर्गी से पीड़ित जितने व्यक्ति हैं उनके पास मिर्गी की दवाई होनी चाहिए, उनको मिल जानी चाहिए। तो ये जो कन्वेंशनल एपिलेप्सी की मेडिसिन हैं वो सारी जगह अवेलेबल होती है, और ऐसा नहीं है कि नवी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, नवी दवाइयों के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे नवी दवाइयां हैं इसका मतलब नहीं कि बहुत अच्छी है, जब वो कि मिर्गी की दवाइयां हैं इनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स। तो बहनों और भाइयों, जो मिर्गी का इलाज है ना, अच्छा एक चीज और बहुत जरूरी है, हर आदमी को ये धारणा है कि जो मिर्गी का इलाज 3 साल का होता है, और मुझे नहीं समझ है कि ये 3 साल की जो धारणा है ये कहाँ से आई है। एक्चुअली क्या है कि मिर्गी का जो मिर्गी है, आपको जैसे पता लग गया है कि मिर्गी अलग अलग किस्म की होती है, तो कितनी देर इलाज चलेगा वो डिपेंड करता है कि मिर्गी किस किस्म की है। कुछ ऐसे किस्म के मिर्गी के दौरे होते हैं जिसको हम बिनाइन एपिलेप्सीज कहते हैं, वो बचपन में 5-6 साल की उम्र पे शुरू होते हैं और 10-11 साल की उम्र पे जाके खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमें इलाज करना है, कोई मेडिसिन देनी है, 6 साल की उम्र से लेके 10-11 साल की उम्र तक इलाज करना है, उसके बाद उनको दवाइयों की जरूरत नहीं। और किस्म के अलग अलग किस्म के होते हैं या मिर्गी होती है, मिर्गी अलग अलग किस्म की होती है जिनका 3-4 साल के बाद इलाज करके ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे किस्म होते हैं जैसे वो मायोक्लोनिक सीजर्स दिखाए थे ना डॉक्टर भावे ने बहुत अच्छे से, तो वो जो दौरे होते हैं, एक ब्रेकफास्ट एपिलेप्सी बताई थी डॉक्टर वो ऐसी जब आप दवाई छोड़ दो तो फिर से अटैक होने शुरू हो जाते हैं। तो इनको लंबे अरसे के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए वो दवाई लेना उचित रहेगी ऐसे लोगों को। और कुछ ऐसे केसेस हैं जो दवाइयों से नहीं, जिनका हल है। डॉक्टर संगीता ने बताया, अलग अलग किस्म के इन्वेस्टिगेशंस बताई। कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसी हैं जिस केस में जब दौरे दवाई से नहीं कंट्रोल होते, और उस केस में हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या इस सिचुएशन में कोई सर्जरी, ऑपरेशन करके इलाज हो सकता है। कई बच्चों में एक स्पेशल डाइट होता है जिसको हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। कीटोजेनिक डाइट का मतलब अलग किस्म के फूड आइटम्स होते हैं जो अब आजकल कमर्शियल मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, और इन डाइट से बेसिक बच्चों में इनको इस्तेमाल करते हैं। एडल्ट्स में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इस डाइट से भी कई बार मिर्गी कंट्रोल हो जाती है। तो अगर मिर्गी दवाइयों से नहीं कंट्रोल होती तो उन लोगों के लिए सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन बड़ा सोच समझ के किया जाता है। ऑपरेशन के बारे में इजीली नहीं डिसीजन लिया जाता। ऑपरेशन के लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। डॉक्टर नीरज हैं वहाँ पे नागपुर में, डॉक्टर संगीता के पास के यहाँ जिस अस्पताल में काम करते हैं, KEM हॉस्पिटल, आई थिंक इंडिया में दैट इज द चीपेस्ट सेंटर फॉर एपिलेप्सी सर्जरी। तो आपके पास ही इतने अलग अलग सेंटर्स हैं जहाँ पे सर्जरी हो सकती है, जहाँ पे। सो निराश मत होइए, अगर आपके दौरे दवाइयों से नहीं कंट्रोल हैं तो आपके दौरे को कंट्रोल करने के लिए सर्जरी का ऑप्शन भी है, डाइट का ऑप्शन भी है। कुछ स्टिमुलेटर्स होते हैं, जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है, ऐसे ही यहाँ पे एक ब्रेन का पेसमेकर होता है जिसको हम वेगस नर्व स्टिमुलेशन कहते हैं। वो पेसमेकर भी लगाया जा सकता है और उससे भी कई बार दौरे कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के इलाज हैं। जो आशा है वो कायम है। अलग अलग किस्म की दवाइयां हैं, अगर एक दवाई नहीं सूट करती तो दूसरी दवाई ट्राई करी जा सकती है, और एक मेडिसिन नहीं सूट करती 2 मेडिसिन भी कई बार इस्तेमाल करी जा सकती हैं।
तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पेशेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि इलाज हो सकता है। तो मिर्गी लाइलाज, किसी ने पूछा है क्वेश्चन में कि मिर्गी के लिए है, नहीं, मिर्गी का इलाज डेफिनेटली होता है। कितनी देर के लिए इलाज लेना है, ये 3 साल का जो रूल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में 3 साल का ट्रीटमेंट होता है, पर ज्यादातर केसेस ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन इस किस्म। तो इन कुछ शब्दों के बाद मैं फिर से एक बारी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस मंच पे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मेश्राम, थैंक यू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू डॉक्टर भावे। थैंक यू डॉक्टर गगनदीप। आपका बहुत सरल भाषा में आपने इपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में बताया। तो जो इपिलेप्सी के जो मरीज हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके दिमाग को तो अच्छी ठंडक पहुंच गई होंगी। और आज का जो प्रोग्राम है, आज की शाम मिर्गी के नाम, उसमें और आगे बढ़ते हैं। हम कुछ साल से एक और प्रोग्राम करते थे जो पब्लिक एजुकेशन के लिए, म्यूजिक मसाला ब्रेन। तो उसमें कुछ स्किट्स, कुछ गाने, कुछ पैरोडीज, और तो आपने एक पिक्चर देखी होगी, पैसा, गुरुदत्त की बहुत बढ़िया पिक्चर है। तो एक आज के जो प्रोग्राम में एक थोड़ा सा कल्चरल ब्रेक लेते हैं, और मैं डॉक्टर भावे को रिक्वेस्ट करता हूं, उनका और एक पहलू अपन देख लेते हैं, तो एक पैरोडी इपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में हो जाए। सुधीर। धन्यवाद डॉक्टर मेश्राम। ये आज के प्रोग्राम में एक थोड़ा हल्का फुल्का सा मोड है, कुछ लाइट हो जाए। आमतौर पे जब हम लोग पैरोडी कहते हैं तो किसी गाने के जरिए मजाक उड़ाया गया होता है, लेकिन आज की जो पैरोडी है ये वास्तव में मजाक नहीं है, लेकिन इट्स अबाउट समथिंग सीरियस, कि मिर्गी का इलाज होता है, कैसे होता है। डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि फिल्म प्यासा का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत था, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। तो उसी की धुन पे, उसी की ट्यून पे कुछ हमने मिर्गी पे बनाया था, जो मैंने और डॉक्टर मेश्राम ने काफी जगह पेश किया है पहले। तो वैसे गीत तो लंबा बना था, लेकिन आज के प्रोग्राम के लिमिटेशंस देखते हुए केवल मैं एक स्टैंजा प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो कुछ यूं है, वो 5:30 or 3 PM सेंट्रल यूरोपियन टाइम। अभी मैंने चेक करा गूगल मेरे पे, को किसकी यार का हो गए 3 तो बज गया, ये चल रहा है 3.5 घंटे थे ना, 4:30 हो गए। आई थिंक। गगनदीप आप म्यूट कर लीजिए। एक सेकंड। या हाँ, तो गीत कुछ ऐसा है, सर जो तेरा चकराए मिर्गी का दौरा आए, सर जो तेरा चकराए मिर्गी का दौरा आए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, काहे घबराए। हो जाए बेहोशी झटके दे घर पेशी, हो जाए बेहोशी झटके दे घर पेशी, पेशी यानी मसल्स, यानी मसल्स में अगर झटका आ रहा है। हो जाए बेहोशी झटके दे घर पेशी, कुछ रुग्णों को लगे सिर्फ थोड़ी सी एक मदहोशी। डॉक्टर मेश्राम ने बताया था कि कुछ रुग्णों को, पेशेंट्स को केवल थोड़ी सी मदहोशी से आती है। हमने कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में बताया, जिसको हम लोग ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी थोड़ा सा उनके होश कुछ देर के लिए खो जाते हैं, वो किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं। हो जाए बेहोशी झटके दे घर पेशी, कुछ रुग्णों को लगे सिर्फ थोड़ी सी एक मदहोशी। सुन 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 अरे बेटा सुन, मिर्गी की दवा में बड़े बड़े गुण, हकीम पंडा जड़ी बूटी सब कुछ भी कर ना पाए, हकीम पंडा जड़ी बूटी सब कुछ भी कर ना पाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए मिर्गी का दौरा आए, आजा प्यारे पास हमारे यानी डॉक्टर नीरज भाईती के पास, डॉक्टर मेश्राम के पास, डॉक्टर गगनदीप के पास हमारे काहे घबराए, काहे घबराए। धन्यवाद।
तो ये एक हल्का फुल्का मोड़ था। इसके बाद आज के जो आखिरी वक्ता हैं डॉक्टर निर्मल सूर्य। डॉक्टर निर्मल सूर्य, डॉक्टर मेश्राम बता चुके हैं, बंबई से हैं और एक सामाजिक स्तर पे उन्होंने मिर्गी को लेकर काफी बहुत बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं डॉक्टर निर्मल सूर्य से विनती करना चाहूंगा कि अपने काम के बारे में थोड़ा यहाँ बताएं। धन्यवाद डॉक्टर भावे। सबसे पहले मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम और उनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मिर्गी दिवस के दिन हमको मौका दिया और उन्होंने खास तौर पर मेरे से ये सवाल किया था कि मैं ये बताऊं कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड जो 21 मार्च के बाद हुआ है उसमें मिर्गी रोग का कैसे हमने मैनेज किया है और किस तरीके से महाराष्ट्र के जो पीड़ित मिर्गी से पीड़ित हैं, करीब करीब 35,000 पेशेंट जो हम देख चुके हैं अभी तक, उनको कैसे मैनेज किया है। आप सबको बता दूं कि मुंबई में हमारा एपिलेप्सी रिहेबिलिटेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, जिसकी आज तीसरी वर्षगांठ पूरी हुई और चौथी वर्षगांठ चालू हुई, वहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी मिर्गी के मरीज करते रहते हैं। लेकिन ये जब से 21 मार्च हुआ है तब से यहाँ पर कोई आ नहीं सका और कुछ एक्टिविटीज हो नहीं सकी, जो अभी धीरे धीरे सितंबर के महीने से चालू हुई है। और आज करीब 15 से 20 मरीज आए थे जो ऑनलाइन में अलाउ थे। तो हमने उसी समय 21 तारीख से यही सोचा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो हमने हर दिन की एक एक्टिविटी ऑनलाइन जूम पे 1 बजे एवरी डे चालू किया। तो मंडे को म्यूजिक थेरापी, ट्यूसडे को हमारा कंसल्टिंग जो ओपीडी पिछले 25 साल से चालू है वो कंटिन्यू किया। वेडनेसडे को फ्री काउंसलिंग सेशन बाय हमारी साइकोलॉजिस्ट से रखा। थर्सडे को हमारी फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट दोनों घर से करने लगे। फ्राइडे को हमारी ट्रेन न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो है, जिसने कॉग्निटिव थेरापी, जो नासिक से यहाँ पर हर 15 दिन में आती थी, उन्होंने नासिक अपने घर से ही कनेक्ट करके चालू किया। और सैटरडे को हमने जो योगा हमारे यहाँ रेगुलर होती थी, वो योगा थेरापी पेशेंट के लिए कंटिन्यू किया। सो ये एक्टिविटीज हमने तुरंत चालू कर दिया। अब देखेंगे कि हमने ये मार्च 21 जो है, अगले वीक में तुरंत हमने चालू कर दिया। मंडे को जो म्यूजिक थेरापी, उसमें करीब 73 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ट्यूसडे का जो कंसल्टेशन है उसमें 598 पेशेंट्स कंसल्टेड ऑन जूम और 105 पेशेंट जो अभी पिछले 2-3 महीने से इमरजेंसी में एवरी ट्यूसडे को 5 से 10 पेशेंट हमने बुलाने चालू किए। उसी तरह साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कुछ 190 लोगों का हुआ और 36 पेशेंट जो है इन 105 में से क्लिनिक पे जो आए हैं पिछले 2 महीनों में उनका हुआ है। फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशन थेरापी दोनों भाई और बहन है, भीतव और जानवी, जो दोनों अपने घर से 1-1 घंटे का सेशन लेते हैं। तो उनके एग्जैक्ट नंबर 259 है। और कॉग्निटिव थेरापी जो डॉक्टर मंगल नासिक से कर रही है, उन्होंने 255 पेशेंट का सेशन लिया है। और सैटरडे को जो योगा थेरापी हो रही है उसमें करीब 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सो ये एक डेटा हमने इकट्ठा किया। आप देखेंगे कि ये मंडे को ये अंकित जोशी हैं जो टीचर हैं, तो गणपति के दौरान हमने इनको बोला गणपति की आरती तैयार करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनमें सब सीखने वाले भी एपिलेप्सी के पेशेंट हैं। जैसे ओम है, 12 साल का है, ये लड़की 18 साल की है, ये 17 साल की है, 20 साल की है। और सिखाने वाले मिस्टर अंकित जोशी जो कि अहमदाबाद से हैं, वो भी एक मिर्गी के मरीज हैं। सो ये एक एंटायरली एम्पावरिंग जो है पीपल विद एपिलेप्सी फॉर एपिलेप्सी बाय द एपिलेप्सी। ट्यूसडे को जो कंसल्टेशन हमने चालू किया, इनिशियली कुछ पेशेंट आ रहे थे। ये अप्रैल 21 तारीख से करीब 25-30 तारीख तक रहा, जब कोविड का हमने फुल प्रिकॉशन के साथ इनिशियल पेशेंट चालू किए और मिक्स होता था। कुछ पेशेंट जो इमरजेंसी वाले हैं वो हम क्लिनिक में देखते थे, बाकी सारे जो मरीज हैं उनको हम ऑनलाइन कंसल्टेशन
करते थे, सबका डेटा हम बाकायदा जिनकी फाइल बनी हुई है उनमें देखते थे। इसी तरह जो वेडनेसडे को काउंसलिंग है, मिस आरती शर्मा पिछले 10 साल से काम कर रही है और अब उसने पिछले 2 महीने से ऑनलाइन काउंसलिंग जो चालू की है। अगेन ऑल प्रिकॉशंस, डिस्टेंस, मास्क और मिनिमम पीपल इन द क्लिनिक। जहाँ 200 लोग होते थे वहाँ आजकल सिर्फ 10 या 12 लोग ही नीचे रहते हैं। सिमिलरली ये फिजियोथेरापी है और ऑक्यूपेशन थेरापी है। ऑक्यूपेशन थेरापी जो जानवी है वो भी ऑनलाइन प्रोग्राम देती पेशेंट को। जो बच्चे हैं जो एपिलेप्सी के साथ में कॉग्निटिव डिफिकल्टी है या लर्निंग डिसेबिलिटी है उनका, और सिमिलरली ही तब जो है फिजियोथेरापी का सेशन जो है एवरी थर्सडे को 1 घंटे का सेशन रहता है। तो ये डिफरेंट पेशेंट बट डिफरेंट सिचुएशन हमने कंटिन्यू रखा। इसके बाद में फ्राइडे को डॉक्टर मंगल जो है 1-on-1 पेशेंट का कॉग्निटिव ट्रेनिंग का दिया। उन्होंने ये लास्ट फ्राइडे को करीब 10 पेशेंट्स की पेरेंट्स को बेस्ट केयर गिवर अवार्ड दिया है। उनके 155 पेशेंट में से उन्होंने 10 लोगों को चुना है जिन्होंने इस लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर अपने बच्चों के लिए काम किया और उनको ट्रेनिंग दिया। सिमिलरली योगा क्लासेस जो है एवरी सैटरडे को हमने चालू किया और आप देख सकते हैं कि कम से कम 20 से 25 लोग एवरी सेशन में पार्टिसिपेट करने लगे। जो इनफैक्ट पहले जब हम क्लिनिक में योगा करते थे तो 10-12 लोग ही आते थे, लेकिन घर में होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइम निकाल कर आने लगे और करने लगे, क्योंकि सब फ्री होते थे तो उन्होंने इसका मैक्सिमम बेनिफिट लिया। इनफैक्ट अभी हमारी डबल ब्लाइंडेड कंट्रोल ट्रायल चल रही है इफेक्ट ऑफ योगा इन एपिलेप्सी, और उसको हमने 2 ग्रुप में बांटा हुआ है और डबल ब्लाइंड है। उसका रिजल्ट भी हम आराम से कर पाएंगे। और इसी दौरान हमने एक रिसर्च आर्टिकल भी लिखा, कॉम्प्रिहेंसिव एपिलेप्सी केयर ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पेशेंट, और ये पेपर जो है जून में हमने उनको दिया, एक्सेप्ट हुआ और जुलाई में ये पब्लिश हुआ। तो ये जो हमारा मॉडल है एपिलेप्सी, जो डॉक्टर गगनदीप सिंह बता रहे थे, महाराष्ट्र मॉडल ऑफ टोटल एपिलेप्सी केयर फॉर रूरल इंडिया, जिसमें हम नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी फंडिंग होती है। महाराष्ट्र में अभी तक हमने करीब 88 कैंप्स किए हुए हैं। 89th कैंप जो बुल्डाना में 15 मार्च को होने वाला था, लॉकडाउन की वजह से हमने कैंसिल किया कोविड की वजह से, लेकिन उसमें हमारी टीम जाती है। और इसमें हमने ये देखा कि पेशेंट का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो इमरजेंसी में कहाँ जाएंगे, फाइनेंशियल और जॉब स्ट्रेस, क्योंकि घर में बैठे हैं, हमेशा सीजर भरी रहने लगी कब फिट आ जाए, और उनका रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो गया। मेडिकेशन सप्लाई इनिशियली बहुत दिक्कत होने लगी। हमने गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिख के भेजा कि इस डिफिकल्ट टाइम में, मैंने हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर टोपे से डायरेक्ट बात किया, इस डिफिकल्ट टाइम में फार्मेसी को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जो भी मरीज एपिलेप्सी के हैं उनके पुराने प्रेस्क्रिप्शन उन पर ही उनको दवा दी जाए, क्योंकि वो अभी नया प्रेस्क्रिप्शन नहीं ले पाएंगे, और उनका ड्रग का इंटरेक्शन, एंजाइटी एंड फियर, मेडिसिन सप्लाई, तो ये सारे जो पेशेंट के प्रॉब्लम थे वो थे। और हमने फिर ये ओपीडी के थ्रू जो आपको भी बताया कैसे उनको, अगर किसी को कोविड सिम्टम है, करीब 20 या 22 पेशेंट को जो एपिलेप्सी के उनको कोविड हुआ, उनको कैसे ट्रीटमेंट के लिए किया जाए, उनकी मेडिसिन कैसे कंटिन्यू की जाए, उनके डॉक्टरों के साथ बात किया, और बाकी लोगों को हमने प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उनको प्रेस्क्रिप्शन, डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन, उनको दवा वगैरह, और जो फॉलोअप है उनके लिए हमने योगा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, OT-PT वगैरह वगैरह चालू किया। इस दौरान हमने जो पेशेंट हैं, करीब आरती शर्मा ने 100 पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट किया ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो उन्होंने ये 3 महीने के पीरियड में उनका असेसमेंट किया, और हमने ये जाना कि सीजर जो है पेशेंट को 69% पेशेंट को सीजर नहीं था, लेकिन कुछ पेशेंट को 1 सीजर था, मोर देन 1 सीजर 4% को था, और सीजर ड्यू टू मिस डोजेस वाज 10%, और सीजर ड्यू टू स्ट्रेस वाज 8%। सो 69% पेशेंट कंट्रोल थे हमारे, लेकिन ये पेशेंट जो है इनको सीजर था। और मेन वरी जो पेशेंट की थी, जो हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ में किया, वो था वरी अबाउट सीजर। सबसे पहला उनका वरी था 25% का मेडिकेशन, उसका इफेक्ट होगा नहीं होगा, दवा चेंज हो गई, वो ब्रांड जो हम ले रहे थे वो नहीं मिल रही है,
उसको कैसे करेंगे, और वरी अबाउट द सीजर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई, वो कंसर्न पेशेंट का था। और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे पेशेंट ने डोज मिस किया क्योंकि उनको अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी वो दवा। कुछ लोग गांव चले गए थे तो उनके गांव में ऑक्सकार्बाजेपिन नहीं मिल रही है, लेवेंडरसेटाम नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम आया। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जो महाराष्ट्र के हमारे पेशेंट है, क्योंकि कैंप बंद हो गए, तो हम जो 3 महीने की दवा उनको मुफ्त दे रहे थे हर कैंप में, उन लोगों को दवा मिलना बंद हो गया। और ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन हुआ तो हमने एक नया तरीका निकाला। हमने एक अडॉप्टेड पर्सन विद एपिलेप्सी का एक 11,000 का चेक निकाला कि आप 11,000 रुपए में एक पेशेंट को 1 साल के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। और कई सारे लोगों को हमने रिक्वेस्ट भेजा। तो हमारी कुछ फार्मा कंपनी ने, यूसीबी ने 25 पेशेंट अडॉप्ट किए, आनंद जी राठी ने 5 किए, विवेक सिंह ने किया, इंटास फार्मा ने भी किया, सन फार्मा ने भी किया। तो इन लोगों ने पेशेंट को अडॉप्ट किया। और हमने क्या किया, जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ा सा छूट हुआ, मेडिसिन कुरियर जाने लगा, हमने पेशेंट के घर में 3-3 महीने की दवा भेजनी चालू किया। हमारे एपीएमसी डॉक्टर ने दवाइयाँ भेजी हैं, मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और चंद्रपूर के ये पेशेंट को, माझं नाव संबोधी मिलिंद वाडके आहे व मी चंद्रपूरला राहतो। मला जवळपास 7 वर्षांपासून एपिलेप्सी अर्थात आघाडीचा त्रास आहे। त्रास असल्यामुळे मला खूप समस्यांचा सामना करावा लागते। या आघाडीमध्ये दिनांक 23 जून 2020 तारखेला डॉक्टर निर्मल सूर्या यांच्याशी मी अपॉइंटमेंट घेतली व त्यांनी मला अपॉइंटमेंटमध्ये सहभागी घेतला। सहभागी केल्यावर त्यांनी मला 2 दिवसातच अर्थात 25 तारखेला त्यांनी 48 तासाच्या आत त्यांनी मला गोळ्या पाठवल्या। आपण बघू शकता गोळ्या, मेडिसिन्स पाठवल्या, पण बघू शकता ऑक्सिटॉल 900 आणि नमस्कार। so we could able to arrange, and then we also, like every year we participate in marathon। epilepsy foundation जो है पिछले कई सालों से जो डोनेशन है वो मैराथन के थ्रू रेज करता है। लास्ट ईयर मैंने 25 से 26 लाख रुपए रेज किए थे। तो ये एक इन्होंने स्पेशल फंड रेजर फॉर दोज अफेक्टेड बाय कोविड-19, और उसमें हमने पेज में कई लोगों को रेज करने को बोला और अभी तक हमने 1,09,000 उसमें इकट्ठा किए हैं। ये डॉक्टर सोनाली जो एमडी कर रही है, ये उन्होंने भी 53,000 रुपए इकट्ठे किए। तो ये कई सारे मरीज हैं जिनको हमने 3-3 महीने की मेडिसिन पैक करके भेजी जैसे ही हमको ये मौका मिला। और ये हमको कई पेशेंट लोगों का फीडबैक भी मिला। मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो हमने अभी तक मुंबई में करीब 75 पेशेंट को 1 महीने से 3 महीने की दवा मुफ्त दी है, जबकि महाराष्ट्र में हमने 61 पेशेंट को 3 महीने से लेके 6 महीने की दवाएं मुफ्त में भिजवाई है। और उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमने किया है। दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, कोई औरंगाबाद, कोई जालना, कोई चंद्रपुर, कोई गढ़चिरौली, कोई रायगढ़, डिफरेंट जगह से। हमने इंटरनेशनल योगा डे पे ये योगा का सेशन किया, उसमें कई सारे लोग ज्वाइन किए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और बहुत ही सफल जो है प्रोग्राम हुआ। डॉक्टर मेश्राम ने आपको बताया वर्ल्ड ब्रेन डे पे एपिलेप्सी फाउंडेशन ने ज्वाइन किया। डॉक्टर मेश्राम सबसे ऊपर बैठे हुए हैं और डॉक्टर टीशा जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी से, डॉक्टर गगन भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रमोद पाल और डॉक्टर विनय थे। तो ये भी एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और इसके बारे में तो डॉक्टर मेश्राम ने वर्ल्ड न्यूरोलॉजी में भी छा गए हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। इसी तरह हमने डॉन बॉस्को जो अलकनंदा स्कूल है और दिल्ली में भी है, उनके जो फादर डेविस है उनके साथ बात करके एपिलेप्सी इन स्कूल चिल्ड्रन की अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और हमने 15 अगस्त का दिन, हमारे यहाँ पहले हर बार कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट दिन है उस दिन प्रोग्राम होता था, तो हमने 15 अगस्त के दिन भी ऑनलाइन प्रोग्राम रखा और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, म्यूजिक, योगा। और उस दिन हमारे ये जो मित्र हैं मिस्टर प्रकाश जैन जो कि ऑनरेरी कौंसल जनरल रवांडा के हैं, उन्होंने 11 लाख रुपए का डोनेशन हमको अनाउंस किया। से आनंद जी राठी ने उस दिन 5 पेशेंट अडॉप्ट किए जो आनंद राठी कंपनी है। तो इस तरीके से लोग हमारे साथ
जुड़ते गए इन सब प्रोग्राम में। और इस बार हमने स्पेशल 2 अक्टूबर के दिन जो गांधी जयंती है, हमने प्रकाश जी और मधुसूदन जी जो मेरे दोस्त हैं, जो अफ्रीकन कॉन्सुलेट जनरल इंडिया में है, उनके साथ मिलकर हमने पैन अफ्रीकन एपिलेप्सी सोसाइटी के साथ एक जॉइंट मीटिंग गांधी जी के दिन जो 2 अक्टूबर है उस दिन करके हमने किया। और उस दिन आप देख सकते हैं कि 11 एसोसिएशन जो अफ्रीका की है 8 कंट्री से, केन्या, तंजानिया, युगांडा, नाइजीरिया, कॉन्गो, रवांडा, मलावी, जिम्बाब्वे, इन सब कंट्रीज की एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट किया। और कौंसिल जनरल जो है दोनों कंट्री के जो ये जैकलिन है जो रवांडा की है, और ये मिस्टर एक्शन अमोस हैं जो वाइस प्रेसिडेंट IB अफ्रीका के हैं, और मार्टिन ब्रोडी को तो आप सब लोग जानते हैं। डॉक्टर गगनदीप सिंह ने हमको इन दोनों के साथ कनेक्ट कराया, और इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम। और ये एपिलेप्सी मॉडल जो है प्रकाश जैन, मधुसूदन दोनों ने, हम लोग इन दोनों कंट्री में, रवांडा और युगांडा में 2021 में एक मॉडल जो महाराष्ट्र मॉडल है, वही मॉडल इन दोनों अफ्रीकन कंट्री में चालू करेंगे एज ए पायलट स्टडी। और उसके बाद हम धीरे धीरे इन सब 9 और 10 कंट्रीज में दूसरे लोगों के साथ जुड़ के करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने बैठे नहीं है, कंटिन्यूस काम किया है। और ये जो महाराष्ट्र में हम जो कैंप करते हैं उसमें हमारी टीम है। डॉक्टर भावे ने अभी आपको गाना बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2007 में मैंने एक पिक्चर बनाई थी, आशा द होप, और उसका ये गाना है, खत्म होने के पहले आप जरा सुन लीजिए। आप ये सॉन्ग जो है YouTube पे सुन सकते हैं, और ये पिक्चर जो आशा द होप है जो एपिलेप्सी के थीम पे बनाई हुई है, और उसमें कई सारे मैसेज हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीता रावत भी है कई सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये हमने 2007 में रिलीज की थी, और नेशनल टेलीविजन पे 2012 में इसको टेलीकास्ट किया गया था। ये 20 मिनट की जो शॉर्ट मूवी है। तो इस तरीके से मैं डॉक्टर भावे और चंद्रशेखर मेश्राम जैसा टैलेंटेड आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक कोशिश की कि एक पिक्चर के द्वारा लोगों को मैसेज दिया जा सके, ताकि लोगों को कम से कम अंधश्रद्धा और अंधविश्वास जो है मिर्गी के बारे में वो दूर हो सके। तो दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी पेंडेमिक हो या कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप उसको ओवरकम करके कोई तो पतला गली से रास्ता निकाल लेंगे, जिससे एक आगे बढ़ने की राह मिल जाएगी। कोविड ने हमको नहीं रोका, न रोक पाएंगे, और आप सब लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से सहायता आएगी। और आप अपना हिम्मत रखें, दवा बराबर लें और डॉक्टर को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सूर्या। डॉक्टर सूर्या ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जो एक बहुत बड़ा काम है उससे हम सबको अवगत कराया है। डॉक्टर सूर्या का जब मैं भाषण सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि इनका सोशल कमिटमेंट कितना तगड़ा है। यानी पैंडेमिक के दिनों में अपने खुद के कन्वीनियंस को बगल में रख के, मेरे ख्याल से जब तक कोई सामाजिक कमिटमेंट जोरदार ना हो, ये इस पैमाने पे काम करना बड़ा मुश्किल है। और मेरे ख्याल से इससे हम सभी को एक संदेश मिलता है कि भले ही कठिन परिस्थिति हो, आजकल कुछ भी करना बड़ा मुश्किल है ऐसा कह के पीछे बैठ जाना ये सही नहीं है, बल्कि उसमें से रास्ता निकालते जाना। और जैसा हमने देखा कि उन्होंने पैंडेमिक के दिनों में भी जो
मैं कहूँगा हथकंडे अपनाए हैं, जो तरीके इजाद किए हैं प्रॉब्लम के ऊपर आने के, वो वाकई काबिले तारीफ है। सर आप हमारे लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आई थिंक यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस वर्किंग इन एनी फील्ड व्हिच इज कनेक्टेड टू पीपल्स वेलफेयर। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सूर्य। दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन की ओर आते हैं। आप लोगों की ओर से काफी सारे सवाल हमारे पास आए हैं, तो मैं एक एक करके वो सवाल अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने रखूंगा ताकि उनका उत्तर हमें मिले। कुछ सवाल जो आज आए हैं वो मिर्गी या एपिलेप्सी से कनेक्टेड नहीं है, तो उनके बारे में आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, शायद कभी किसी और वक्त। दूसरा ये है कि कई सवाल पूछे गए हैं लेकिन उनका उत्तर पहले ही इन 5 लेक्चर्स में दिया जा चुका है, तो उनको हम फिर से दोहराएंगे नहीं। कई अलग अलग सवाल थे जिनको मैंने एक में सम्मिलित कर लिया है क्योंकि सबका आशय करीब करीब सरीखा था। तो आज का पहला सवाल लेके मैं डॉक्टर गगनदीप से पूछना चाहूंगा। गगनदीप सर, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना? जी या हाँ। एक सवाल है कि क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के केवल सिम्टम्स के आधार पे मिर्गी की दवा शुरू कर सकते हैं? ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत में इतने स्पेशलिस्ट नहीं हैं, इतने मिर्गी के विशेषज्ञ नहीं हैं डॉक्टर सूर्य हैं, डॉक्टर संगीता हैं, डॉक्टर नीरज हैं, डॉक्टर मेश्राम हैं, सारे। बट फिर भी ज्यादातर जो मिर्गी के लोग हैं वो सबसे पहले एक प्राइमरी केयर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो प्राइमरी केयर पे क्या किया जा सकता है, ये बहुत एक अहम सवाल है। इनफैक्ट आज 8:30 बजे हमारी एक इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी की प्राइमरी केयर टास्क फोर्स है, वो उसकी मीटिंग है अगले आधे घंटे में, और उसमें हम एक ऐसा कार्यक्रम बना रहे हैं जिससे हमें हम जो प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं उनको मिर्गी के बारे में, देखो जो प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं उनको हार्ट का इलाज भी करना है, उनको डायबिटीज का इलाज भी करना है, उनको हर बीमारी का इलाज करना है, तो उनको ज्यादा बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं मिर्गी के बारे में प्राप्त हो सकती, पर उनको वर्किंग नॉलेज जरूर हो सकती है। और ये जरूरी नहीं है प्राइमरी केयर में कि हमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के साथ ही मिर्गी के पेशेंट का इलाज करना किया। मिर्गी का जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत अच्छे से डॉक्टर भावे ने बताया कि किस किस्म के मिर्गी के दौरे होते हैं। डॉक्टर साहब आप नहीं बताए किस किस्म के मिर्गी के दौरे होते हैं, और हम हिस्ट्री से ही पेशेंट से पूछताछ करके, और डॉक्टर नीरज ने और डॉक्टर संगीता ने बताया कि वीडियोस का इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल हर एक के पास फोन में वीडियो होता है, वीडियो बनाया जा सकता है, और ही कई बार सफिशिएंट हो हमें इस किस्म का मिर्गी का अटैक है और इसका हमें क्या इलाज करना चाहिए। तो मिर्गी का इलाज प्राइमरी केयर फैसिलिटी पे जरूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हिस्ट्री होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए डॉक्टर के पास, और डेफिनेटली इलाज हो सकता है। अगला सवाल है डॉक्टर संगीता के लिए। सवाल इंटरेस्टिंग है कि मिर्गी के डायग्नोसिस के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं क्या? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अनम्यूट कर लें। ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया जैसा नहीं है, जैसे मैंने अब डॉक्टर गगनदीप ने बताया, ओनली सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे भी आप निदान कर सकते हैं। तो हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट important thing to diagnose, and as I said, EEG can be normal, MRI can be normal, so it is basically the neurologist जो देखता है और जो हिस्ट्री सुनता है और जो डिटेल में उसके पता चलता है क्या होता है दौरे के दरमियान, उसके बेसिस पे ही डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो देयर इज नो डेफिनेट यस और नो, ये पॉजिटिव आया तो ही है, ये नेगेटिव आया तो नहीं है। जैसे हार्ट अटैक में हम बोलते हैं कि ईसीजी में आना चाहिए, मगर एपिलेप्सी में सिर्फ 30 to 40% ऑफ द टाइम ईजी में एब्नॉर्मलिटी आ सकती है, बाकी टाइम नॉर्मल भी हो सकता है।
सो देयर इज नो डेफिनेट क्राइटेरिया, हिस्ट्री के बेसिस पे आप निदान भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। अगला सवाल है डॉक्टर नीरज बाहेती के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि जिन जिन स्पीकर्स ने जिन जिन विषयों पे प्रकाश डाला है उसी के बारे में संबंधित सवाल उनसे पूछूंगा। डॉक्टर नीरज बाहेती के लिए सवाल है कि एपिलेप्सी और कन्वल्जन में कुछ फर्क है क्या, और क्या दोनों का इलाज अलग अलग है? नहीं, मैंने जैसे पहले ही कहा कि एक ही बीमारी है, एपिलेप्सी, कन्वल्शन, फिट्स, मिर्गी, अपस्मार, झटके, खींच। बट कन्वल्शन का एक अटैक या मिर्गी का एक दौरा आना और मिर्गी की बीमारी, इसमें फर्क है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी को किसी भी कारणवश दवाई का डोज ज्यादा हो गया, शुगर लो हो गई, बुखार बढ़ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, या सिर में अचानक कोई क्लॉट हो गया, उस समय एक अटैक आ गया, बट वो चोट परमानेंट नहीं थी, तो उसके बाद बार बार अटैक नहीं आए, तो उन्हें मिर्गी की बीमारी नहीं हुई, बट उन्हें एक मिर्गी का दौरा आया और उसी समय के लिए उतने, या नमक कम हो गया शरीर में, सोडियम कम हो गया, तो उतने ही समय के लिए उन्हें दवाइयों से ट्रीट किया जाएगा। उन्हें लॉन्ग टर्म हम मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि वो टेम्पररी इंस्टेबिलिटी या टेम्पररी प्रॉब्लम था जिसके कारण एक फिट्स का अटैक आया। बाकी मिर्गी और कन्वल्शंस कोलोक्वियली एक ही चीज है, पर मिर्गी की बीमारी मतलब बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे बिना किसी कारण के। राइट, थैंक यू। अगला सवाल डॉक्टर गगनदीप के लिए है। सवाल थोड़ा लंबा है तो मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। तो गगनदीप सर, आपके लिए सवाल। My son has been suffering from epilepsy for the last 12 years. In 12 years, he has had 15 to 16 convulsions. He takes Clobar 10 milligram and Jonisef tablet 2 times. Will his medication stop in the future? Will he get rid of his epilepsy? तो ये एक एक्चुअली एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है और वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है। सारा डेटा देख के ईईजी में क्या फाइंडिंग्स हैं, एमआरआई में क्या फाइंडिंग्स हैं, कुछ क्लिनिकली ये कहा जाता है कि जितने ज्यादा दौरे पड़े फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, और ऑलरेडी 2 मेडिसिन चल रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल में सारा केस देखना पड़ेगा मुझे। जहाँ पे आप रहते हैं, आप वहाँ पे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं या एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट हैं, उनको सारा डेटा एक बार ईईजी वगैरह सब कुछ साथ लेके जाएं, एमआरआई साथ में लेके जाएं, और सारा कुछ देख के फिर कुछ प्रेडिक्शन करी जा सकती है, जिससे हम कह सकते हैं कि अगर मेडिसिन बंद करें तो कितने % चांस है कि फिर से अटैक बढ़ेगा। तो पर ये बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड है, इसका एक जनरल आंसर नहीं दिया जा सकता, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक चीज नहीं है कि हाँ काफी सारे अटैक हो गए हैं पिछले इतने सालों में, 15-16 अटैक हो गए, तो काफी ज्यादा है। और दवाइयां भी 2 दवाइयां चल रही हैं, जोनिग्राम भी चल रही है और फ्रीजियम भी चल रही है, पर ये थोड़ा हाईली इंडिविजुअलाइज्ड क्वेश्चन है, क्लिनिकल क्वेश्चन है, जो पेशेंट को देख के, सारी इन्वेस्टिगेशंस को देख के ही आगे डिसीजन लिया जा सकता है। राइट, थैंक यू। और 1-2 सवाल हैं जो बहुत इंडिविजुअलाइज हैं, वो पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में हैं। तो जैसे डॉक्टर गगनदीप ने कहा, ऐसे प्रश्नों को लेना हम यहाँ पे टालेंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि पूरी केस फाइल देखे बिना, सारी जांचें देखे बिना पर्सनल सवालों का उत्तर देना कठिन होता है। तो जो ज्यादा जनरल टाइप के सवाल है जिनसे अधिकतर श्रोताओं को फायदा होगा, आज का फोकस उन्हीं सवालों पर रहेगा। डॉक्टर संगीता के लिए अगला सवाल, फेब्राइल कन्वर्जन्स क्या केवल बच्चों में ही होते हैं और एडोलसेंट्स या एडल्ट्स में हो सकते हैं क्या? अगर हाँ, तो इनका इलाज कुछ अलग होता है? नहीं, जो फिब्राइल कन्वर्जन जो टिपिकली बाय डेफिनेशन बोलते हैं, वो जन्म से 5 साल की उम्र तक ही होते हैं। उसके आगे अगर हुए तो वो एपिलेप्सी बन जाती है, और वो एपिलेप्सी जो बन जाती है तो फिर उसका इलाज लंबा समय तक चलता है। एडल्ट्स में क्या होता है, समझो आपका मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ या कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, समझो कोविड हुआ और हाई फीवर आया, तो दैट कैन प्रेसिपिटेट एपिलेप्सी, दैट आई मीन सीजर, नॉट एन एपिलेप्सी। तो वो उसमें वो बोलते हैं कि फिब्राइल सीजर, बट दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फिब्राइल सीजर।
फेब्राइल सीजर जो बोलते हैं दैट इज ओनली इन द चाइल्डहुड फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ में होती है। राइट, थैंक यू। डॉक्टर गगनदीप के लिए एक सवाल है, इज एपिलेप्सी ओनली ट्रीटेबल और इज इट क्यूरेबल? कुछ हद तक मैंने इसका जवाब देने की कोशिश करी थी अपने टॉक में। तो मिर्गी अलग अलग किस्म की होती है। अब एक किस्म की होती है जिसको हम कहते हैं बिनाइन एपिलेप्सी विद सेंट्रोटेम्पोरल स्पाइक्स। वो एक इस किस्म की मिर्गी के अटैक होते हैं जो 5-6 साल की उम्र पे शुरू होते हैं, और ये जो दौरे पड़ते हैं वो सिर्फ रात को पड़ते हैं, सोने के टाइम पड़ते हैं, बच्चों में होते हैं। और 11-12 साल की उम्र तक ये अटैक रहते हैं, उसके बाद कोई दौरे नहीं पड़ते हैं। और ज्यादातर जो बच्चे हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं जैसे आम बच्चों की तरह। तो अगर हमें दवाई देनी, तो इस हिसाब से ये जो किस्म की मिर्गी है ये तो क्यूरेबल है। और इस एज ग्रुप में 10 साल की उम्र से कम बच्चों में ये कम से कम 10 से 20% मिर्गी के जो केस होते हैं वो इस किस्म के होते हैं, बिनाइन एपिलेप्सी विद सेंट्रोटेम्पोरल स्पाइक्स। तो ये तो एक क्यूरेबल किस्म की मिर्गी होगी ना, कि इलाज भी किया, 5-6 साल मिर्गी की दवाई खाई, पर उसके बाद ठीक हो गई और क्योर हो गया। कुछ ऐसे किस्म से मिर्गी, ऐसे जो सिंड्रोम्स होते हैं ना एपिलेप्सी के मिर्गी के, वो कम से कम 110 या 120 किस्म के अलग अलग सिंड्रोम्स होते हैं। तो ये जो सिंड्रोम पे डिपेंड करता है, किस किस्म की मिर्गी है उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, मैंने बताया जिस तरह के वो झटके लगते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया था कि डॉक्टर मेश्राम ने, कि उसको हम ब्रेकफास्ट एपिलेप्सी कहते हैं, ब्रेकफास्ट सीजर्स कहते हैं। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी होती है जो अबाउट 11-12 साल की उम्र पे शुरू होती है, और उनको दवाई से दौरे कंट्रोल हो जाते हैं, पर दवाई लेनी पड़ती है। जब भी वो आदमी दवाई छोड़ेगा तो उसको फिर से दौरे पड़ सकते हैं। तो उस केस में हम कहेंगे कि मिर्गी कंट्रोलेबल है। ज्यादातर बच्चों में जो दौरे पड़ते हैं उनको कुछ साल, 3-4 साल, 2-3-4 साल, 5 साल के बाद उनके दौरे रुक जाते हैं, और अधिकतर केसेस में हम मेडिसिन बंद भी कर देते हैं, तो और उनको फिर से दौरे नहीं पड़ते हैं। तो टेक्निकली जो टर्म होता है उसको हम रिमिशन कहते हैं, और वो अगर वो रिमिशन में चले जाए, मेडिसिन बंद होगी, उसके बाद दौरे नहीं पड़े, तो इसका मतलब है कि वो क्योर हो गया है। सो ये एक स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, इट इज नॉट वन फिट ऑल जो कहते हैं ना, हाइपोथेसिस नहीं है, पर अलग अलग किस्म की मिर्गी होती है और उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू। अगला सवाल डॉक्टर मेश्राम से मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू अवॉइड अटैक्स ऑफ एपिलेप्सी? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दवाई मिस कर देना। कुछ भी कारण हो गया तो मेडिसिन यदि मिस हो गई तो एपिलेप्सी का अटैक आने का डर रहता है। तो बहुत बार लोग बोलते कि हम करके देखते हैं कि बीमारी ठीक हो गई कि नहीं, हम ट्रायल करके, डॉक्टर साहब ने बताया 2 बार खाओ, चलो हम करके देखते हैं कि एक ही बार खा लेते हैं, तो उसमें अटैक आता है। ये आम कारण है। दूसरा, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे बुखार आ गया, या जैसे अभी कोविड हो गया, एपिलेप्सी के मरीज को कोविड हो गया, तो या कोई इन्फेक्शन हो गया, दूसरा कुछ मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई भी इन्फेक्शन में अटैक आ सकता है। फिर हमने ये भी देखा कि जो नशीली चीजों का सेवन है, अल्कोहल है, टोबैको है, तो उनके कारण एपिलेप्सी के अटैक आते हैं। फिर फास्टिंग ज्यादा लंबा कर लिया, खाना टाइम पे नहीं खाया, तो उसमें एपिलेप्सी के अटैक आते हैं। नींद नहीं हुई, बहुत देर तक टीवी देखते रहे, रात को जागरण करते रहे या पढ़ाई करते रहे और रात को जागरण किए, तो उसमें एपिलेप्सी अटैक आने का डर रहता है। ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। राइट, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेश्राम, आपने बहुत ही काम की जानकारी दी। और आज का आखिरी सवाल डॉक्टर नीरज भाईती के लिए, कि क्या डिप्रेशन मिर्गी के कारणों में से एक है?
नहीं, मिर्गी किसी को भी एक लंबी बीमारी हो जो लंबे समय तक चल रही है या कुछ सालों तक चल रही है, तो हो सकता है किसी स्टेज पे उनमें नकारात्मक चीजें आए और वो डिप्रेस हो जाए, बट डिप्रेशन के कारण मिर्गी के अटैक नहीं आएंगे। डिप्रेशन अगर है उसके साथ अटैक आएंगे तो जैसा कि डॉक्टर भावे सर ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, वो सूडो सीजर्स या उस तरह के फिट्स के दौरे होने का चांस ज्यादा है। डिप्रेशन से पर से मिर्गी शुरुआत होगी या डिप्रेशन के कारण मिर्गी की बीमारी शुरुआत होगी, ऐसा जनरल नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के सवाल यहीं खत्म होते हैं, और इसके पहले कि हम कार्यक्रम के समापन की ओर मुड़े, मैं डॉक्टर मेश्राम से विनती करूंगा कि कुछ आखिरी शब्दों से हमें संबोधित करें। डॉक्टर मेश्राम। थैंक यू डॉक्टर भावे। सबसे पहले तो मैं जो सभी तज्ञ जो डॉक्टर आज आए हैं इस प्रोग्राम में संबोधन करने के लिए, डॉक्टर संगीता रावत, डॉक्टर गगनदीप सिंह, डॉक्टर निर्मल सूर्या, डॉक्टर नीरज बाहेती, डॉक्टर रामदेव के भी आए थे थोड़ी देर के लिए, तो उन सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, लोगों ने एंजॉय किया, बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली। डॉक्टर सुधीर भावे ने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया और गाना भी गाया, तो लोगों को इपिलेप्सी के बारे में सरल भाषा में जो मैसेज जाना चाहिए था तो वो मुझे लगता है गया। मैंने जैसा पहले बताया कि ये ऑनगोइंग प्रोग्राम है, ये इपिलेप्सी अवेयरनेस का जो कैंपेन है ये कभी खत्म नहीं हुआ, ये चलते रहेगा, क्योंकि ये बीमारी लोगों को बहुत लगता है कि खतरनाक बीमारी है, खतरनाक नहीं है, ठीक हो सकती है, ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, डॉक्टर कभी छुपाओ मत, डॉक्टर को कंसल्ट करो। तो आप जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए जितने श्रोता लोग, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि बड़ी संख्या में आज उपस्थिति लोगों ने दिखाई है, और उनको मुझे आशा है कि उनको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। जिन्होंने मिस किया है कुछ कारण से या उनके रिलेटिव, मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि आज ये प्रोग्राम है या कुछ बिजी है, तो वो YouTube पे ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और हमारे जो पहले के जो प्रोग्राम है वो भी YouTube पे अवेलेबल है, और बहुत लोगों ने 1000-1500 लोगों ने फिर वो YouTube पे प्रोग्राम देखे। तो आज का प्रोग्राम यहीं हम खत्म करते हैं, और सबको मैं धन्यवाद देते हुए और सबका शुक्रिया करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम फिर नेशनल ब्रेन वीक दिसंबर से 18 से 24 के दौरान होंगे, तो तारीख की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। Thank you very much. I think it was a very nice program, I think. Thank you, Doctor. Thank you for joining. आपने बहुत समय निकाला और पूरे प्रोग्राम को Thank you, Michael. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Doctor. And especially to Dr. Bhave, very nice. I really appreciate it. Thank you, Mishra sir. Yeah. Thank you very much. How many participants were there? About Madam, 290. 290. 300. Very good number. Achha, good. Okay. Thank you very much. Thank you very much to all of you. Thanks. Bye, Neeraj. Bye, sir. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Good night. Okay. Bye, Doctor. Thank you very much, Dr. Meshram. Thank you. Michael, everyone. Thank you, Dr. Meshram. Thank you for giving us an opportunity. Thank you. Thank you. Good night, sir. Okay, good night. Thank you very much. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. Thanks, sir.